नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें कि एक और प्रमुख विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दस्तावेज विधि या दस्तावेज विश्लेषण भी इसको कहते हैं, या वस्तु विषय विश्लेषण। इसका दूसरा जो नाम है दस्तावेज विश्लेषण। दस्तावेज विश्लेषण के नाम से जानते हैं, या कंटेंट एनालिसिस के नाम से जानते हैं, या विषय वस्तु विश्लेषण के नाम से जानते हैं। दरअसल ये सोशल साइंस का एक प्रमुख विधियों में से एक माना जाता है और खास करके शोधों में बहुत सारा प्रयुक्त भी होता है। दरअसल अगर हम दस्तावेज विश्लेषण या फिर इसको विषय वस्तु विश्लेषण की अगर हम बात करें, कंटेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो मुख्य तौर पर अगर हम पहले की बात करें तो पहले बहुत ही दिनों तक ये अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता रहा। जब अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता रहा तो मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो पिछले 4 दशकों से इसको एक प्रविधि के रूप में मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता रहा है, जो कि एक प्रकार से औपचारिक मेथड के द्वारा इसका प्रयोग होता आ रहा है। खास करके 10 दशकों से अगर करें दस्तावेज विश्लेषण, इसको कि हम डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, तो इसका आपने देखा कि इसका 2 मुख्य तौर पर इसका नाम माना जाता है। या तो आप विषय वस्तु विश्लेषण कहें, कंटेंट एनालिसिस कहें, या फिर आप दस्तावेज विश्लेषण, जिसको कि हम डॉक्यूमेंट एनालिसिस कहते हैं। दरअसल आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ों का जब प्रविधियों का जब नाम पड़ता है तो उसका नामकरण बहुत सोच समझ के होता है। तो इसका भी आप उसी प्रकार से देखेंगे तो दस्तावेज विश्लेषण यूँ कहें या फिर विषय वस्तु विश्लेषण का जो नाम दिया गया बहुत सोच समझ के दिया गया, और इसमें बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है जो कि ये होता है कंटेंट एनालिसिस। दरअसल होता क्या है कि इसमें जो भी इसके मान लीजिए कि अगर किसी भी शोधार्थी को या शोधकर्ता को, रिसर्चर को इस विषय वस्तु विश्लेषण का प्रविधि का इस्तेमाल करना है, तो वो किसी भी व्यक्तियों के लिए वो सबसे पहले मुख्य तौर पर बहुत सारी प्रविधियां जो हैं, जो कि प्रेक्षण विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार, प्रश्नावली इत्यादि के द्वारा जो हम लोग दस्तावेज को इकट्ठा करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें किया जाता है कि जैसे कि अगर शोधकर्ता को किसी भी आंकड़ों को संग्रहण करना है, तो इसमें ना तो वो प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा नहीं लेते हैं, फिर इसमें साक्षात्कार को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, फिर आप देखेंगे तो इसमें जो है वो प्रश्नावली मेथड के द्वारा जो कि क्वेश्चन के थ्रू आप जो लेते हैं उसका भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता है? मुख्य तौर पर कम्युनिकेशन, संचार इसमें बहुत ज़्यादा प्रमुख है। कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन इसमें बहुत प्रमुख चीज़ें हैं, लेकिन कम्युनिकेशन भी आपका डायरेक्ट वे में कम्युनिकेशन के थ्रू भी इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें प्रेक्षण भी नहीं किया जाता है, मतलब अवलोकन भी नहीं किया जाता, अवलोकन पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें साक्षात्कार मेथड जो कुछ भी आपको इंटरव्यू लेना है वो भी नहीं किया जाता, प्रश्नावली के मेथड का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो संचार क्या होता है? तो संचार माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात आप ऐसा कहेंगे कि जब भी कंटेंट एनालिसिस का हम प्रयोग करते हैं तो किसी भी रिसर्चर के द्वारा, तो जिसका हम ले रहे होते हैं या फिर जिसका संग्रहण करना होता है, जिन व्यक्तियों का करना होता है, उसके द्वारा जो कम्युनिकेशन किए गए, संचार किए गए, पास्ट में जो संचार किए गए, या फिर उसका जो दस्तावेज उपलब्ध है, तो मान लीजिए कि कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि उसने कहाँ से पढ़ा लिखा है, तो वहाँ उसके बारे में कोई भी बता देगा कि हाँ इसका किस प्रकार का है, इसकी गतिविधि किस प्रकार का है, इसका व्यवहार किस प्रकार का है, इसका कम्युनिकेशन किस प्रकार का है, इसका लोगों के प्रति रवैया किस प्रकार का है,
फिर उसके दोस्तों के बीच आप कर सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ा है, या फिर अगर कोई पढ़ा रहा है या जहां भी जिस भी संस्था से वो जुड़ा हुआ है उस संस्था से आप उसके बारे में, उसका दस्तावेज या उसका कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या करते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। अर्थात दस्तावेज एक प्रकार से आप उसका संचार। तो अब क्या कहेंगे, तो इसमें क्या होता है, तो ये जो संचार के थ्रू जब हम उसका लेने जा रहे होते हैं क्रमबद्ध, तो मुख्य तौर पर जब भी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, संचार का मुख्य तौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं कि उसके द्वारा जो भी संचरित हुई हैं उसका हम वस्तुतः क्रमशः, तो इसमें 3 चीज़ों का मुख्य तौर पर, तो इसमें क्या है, तो क्रमबद्ध तरीका का इस्तेमाल किया जाता है, वस्तुनिष्ठ तरीका का इस्तेमाल किया जाता है, और परिमाणात्मक। 3 चीजें मुख्य तौर पर इसमें शामिल की जाती है, जो कि क्रमबद्ध तरीके से जो भी उसके द्वारा कम्युनिकेशन किया गया है उसका व्यवहार परक क्या है, उसके बारे में हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना होता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से करना होता है, और परिणामात्मक अर्थात संख्यात्मक, जिसको कि हम क्वांटिटेटिव भी कहते हैं, इसको हम लिख देते हैं क्योंकि इसमें समझने में आपको दिक्कत होगी। तो ये क्या हो गया, क्रमबद्ध आपको पहले, फिर वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो औपचारिक ढंग से किया जाता है, और इसके माध्यम से जो भी आंकड़ों का संग्रहण होता है उस आंकड़ों पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है, जिसके माध्यम से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य तौर पर आपने समझ गया कि ये विषय वस्तु विश्लेषण क्या होता है। अब इसके विषय में बहुत सारे लोगों ने कर्लिंगर के द्वारा इसके बारे में परिभाषा दी गई है। ये महोदय कहते हैं कि जो आपका वस्तु विषय विश्लेषण है वो चरों को मापने का संचारों के माध्यम से, अब ये क्या कहते हैं कि चरों का संचार के माध्यम से, अब ये चरों का मापन कह दीजिए। अब चरों का मापन संचार के माध्यम से क्या किया जाता है, तो क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से और परिणामात्मक तरीके से किया जाता है, और उससे एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसको विषय वस्तु विश्लेषण या फिर दस्तावेज विश्लेषण कहते हैं। अब दस्तावेज विश्लेषण क्यों कहते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी अब प्राप्त होगी कि जब भी हम किसी भी दस्तावेज का, या क्योंकि दस्तावेज विश्लेषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी मैंने कहा कि मुख्य तौर पर इसमें प्रेक्षण का या अवलोकन पद्धति का, निरीक्षण पद्धति का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर हमने ये भी कहा कि इंटरव्यू का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हमने ये भी कहा कि प्रश्नावली अर्थात क्वेश्चनायर का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो जो भी संचार के माध्यम से अर्थात चरों के मापन के लिए जो भी संचार के माध्यम से जिस भी दस्तावेज का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं, हम वस्तुनिष्ठ तरीके से और परिणामात्मक तरीके से, मुख्य तौर पर 3 चीजें। अब इससे आपको पता चलेगा कि ये क्रमबद्ध क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे कि क्रमबद्ध इसमें ये होता है कि जो भी आपने दस्तावेज का इस्तेमाल किया वो रिसर्चर के मनोवृत्ति या उसके भाव भंगिमाओं से नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी हम इसमें संचार के माध्यम से जो भी हम डेटा को इकट्ठा करने जा रहे हैं, और एज अ रिसर्चर अगर मेरी मनोवृत्ति, मेरी इच्छा अगर हो कि हम उसमें किस प्रकार से, चाहे वो मान लीजिए कि वो दस्तावेज के रूप में अगर हमें कुछ मिल रहा है संचार का माध्यम, चाहे वो कार्टून के माध्यम से मिल रहा है, चाहे कुछ लिखित माध्यम से मिल रहा
रहा है, तो उसमें हम अपने माध्यम का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे। तो क्रमबद्ध का मतलब ये है कि कुछ जो उसके आधारभूत जो नियम होते हैं या पारिभाषित नियम होते हैं, उस नियम के थ्रू ही मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको क्रमबद्ध करना पड़ेगा, उसका चयन करना पड़ेगा। इसीलिए क्रमबद्ध तरीका हो गया। वस्तुनिष्ठ तरीका इसलिए कहा गया कि जो भी दस्तावेज यहां पर लिया जाता है, अर्थात संचार के माध्यम से जो भी चरों का मापन के लिए आपने जो भी संचार के माध्यम से आपने जो भी दस्तावेज का इस्तेमाल किया या आपने लिया, जहां कहीं से भी आपने जिस भी तरीके से, चाहे वो उसके मान लीजिए कि वो क्या हो सकता है, मैंने क्या कहा कि उसमें कुछ लिखित दस्तावेज भी हो सकता है, कुछ मौखिक दस्तावेज भी हो सकता है, कुछ व्यवहार परक दस्तावेज भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी स्कूल में वो पढ़ा है, तो उसके लिए वो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उससे आप फीडबैक ले सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा था, इसका संचार कम्युनिकेशन कैसा था, इसका आचार व्यवहार कैसा था, वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बारे में जो मतलब उसने क्या कहाँ तक किया है, किस हद तक किया है, ये सारा वहाँ से फीडबैक आप ले सकते हैं, दस्तावेज के भी माध्यम से, गुणात्मक दृष्टिकोण से भी, आप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसके दोस्त वगैरह के माध्यम से, उसके परिवार वगैरह के माध्यम से, अर्थात विभिन्न तरीकों से आप इसका ले सकते हैं। फिर वस्तुनिष्ठ तरीका क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमें डाटा मिलता है उस डाटा का चाहे वो हम मापन करें, ध्यान दीजिए, चाहे वो हम एज अ रिसर्चर हम मापन करें या फिर वो 200 अलग लोग मापन करें, जो भी हमें दस्तावेज मिला है, जो भी हमें कंटेंट मिला है, जो भी हमें आंकड़ा मिला है, उसका जो भी परिणाम होगा, वो चाहे हम उसका परिणाम प्राप्त करें तो भी वही परिणाम आएगा, चाहे कोई दूसरा करे, तीसरा करे, चौथा करे या 100वां करे, उसका जो भी परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है वही परिणाम 100वां को भी प्राप्त होगा, वही परिणाम दूसरा और चौथा को भी प्राप्त होगा। इसीलिए जब भी उसका परीक्षण किया जाएगा तो एक तरह का निष्कर्ष आएगा। इसका मतलब है कि एक तरह का निष्कर्ष कब आता है? जब वस्तुनिष्ठ तरीका होता है। जैसे जिस प्रकार से एक मार्क का जो क्वेश्चन रहता है तो उसमें एक आपका क्या रहता है, तो सही उसमें रहता है और बाकी जो रहते हैं वो गलत रहते हैं। तो अगर एक का अगर हमने उसमें सही लगाया है तो कोई एक जांच करे तब भी, कोई 50वां जांच करे तब भी, अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसी प्रकार से अगर हम उसकी जांच करें तो भी सही, वो दूसरे जांच करें तो भी सही, इसीलिए उसको वस्तुनिष्ठ भी कहा जाता है। अब परिणामात्मक क्या क्यों कहा गया, अर्थात क्वांटिटेटिव क्यों कहा गया? क्योंकि इस संचार के माध्यम से हमें जो भी आंकड़ा इकट्ठा हुआ, मैंने जो भी संग्रहित किया दस्तावेज, उस दस्तावेज को हम क्या करेंगे, तो आंकड़ों में अर्थात सांख्यिकीय आंकड़ों में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब हम ऐसा करेंगे कि जो भी हमें दस्तावेज मिला है उसको हम सांख्यिकीय अंकों में भी कन्वर्ट कर पाएं, इस प्रकार के दस्तावेज। जैसे अब कहेंगे कि कैसे हम सांख्यिकीय दस्तावेज में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो मान लीजिए कि अगर उसका व्यवहार अच्छा है, तो व्यवहार अच्छा है मतलब अगर आप उसके जो मान लीजिए क्लास टीचर हैं उससे भी आप फीडबैक लेंगे, उनके जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे, उनके जो होल टीचर्स हैं उनसे भी आप फीडबैक लेंगे, और उसमें अगर मान लीजिए कि उनमें सबने कहा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो आप 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, उसको सांख्यिकीय फॉर्मूले में आप लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए उसी को आप सांख्यिकीय फॉर्मूले में भी आप क्या करेंगे, तो लागू कर पाएं, इसलिए इसमें क्वांटिटेटिव भी। लेकिन ये बहुत सारे जो विश्लेषक होते हैं वो इस आंकड़े को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। वो उनका कहना ये होता है कि ये बहुत सारे जो सांख्यिकीय गतिविधि हैं या पचड़ा है, जटिल आंकड़ा है, उन जटिल आंकड़ों में हमें क्यों फंसना है,
हमें अगर बहुत अच्छा है तो अगर यहीं से अगर हमें फीडबैक मिल जा रहा है कि नहीं उसका जो व्यवहार है, उसका जो संचार है वो बहुत अच्छा है, तो फिर हमें झूठ मूठ करके अगर हमें जटिल आंकड़ों में क्यों फंसना है कि ये करना है, ये निकालना है, मीन निकालना है, माध्य निकालना है, दुनिया भर का ये सब निकालना है, आखिर क्यों निकालना है? तो ये निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बहुत सारे विश्लेषक का ये भी मानना होता है कि हमें परिणामात्मक के बजाय हमें गुणात्मक दृष्टिकोण ही ज़्यादा अपनाना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग हैं वो इसमें भरोसा करते हैं, और ये वस्तु विषय विश्लेषण भी इसका यही परिभाषा भी देता है कि ये इसमें 3 चीज़ों का होना अत्यावश्यक होता है। इसमें ये नहीं कहा गया कि गुणात्मक, तो अगर गुणात्मक भी है तो उसको भी आप परिमाणात्मक में भी कन्वर्ट करें, अर्थात क्रमबद्ध तरीका, वस्तुनिष्ठ तरीका, और परिमाणात्मक में अर्थात क्वांटिटेटिव। तो मुझे लगता है कि इस वस्तु विषय विश्लेषण अर्थात कंटेंट एनालिसिस, या जिसको कि हम दस्तावेज विश्लेषण डॉक्यूमेंट एनालिसिस कहते हैं, इसको आप भली भांति समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।